गुड मॉर्निंग बच्चों। एटॉमिक स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करते हैं। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रेडिएशन। देखिए, चैप्टर तो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए कुछ अदर चीज़ों की भी रिक्वायरमेंट होती है। उनमें से ये एक चीज़ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएशन। तो देखिए, नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक मीन्स मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसी वेव्स होती हैं जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के 90 डिग्री पे ऑसिलेशंस करते हैं। ऐसे जैसे ये ऑसिलेशंस हो रहे हैं, तो इनके ये ऑसिलेशंस हो रहे हैं, मान लेते हैं ये कौन से वाले एक्स जेड प्लेन में हो रहे हैं, तो उसके 90 डिग्री पे कौन सा आएगा, एक्स वाई प्लेन, ये ऐसे जिनमें। तो देखिए, परपेंडिकुलर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेशंस करते हैं। ऑसिलेशन का मतलब समझ गया ना, ऐसे ऊपर नीचे जाना, इसको बोलते हैं ऑसिलेशन। तो ये ऑसिलेशन एक दूसरे के, ये तो ऐसे हो रहे हैं और वो दूसरे वाले ऐसे हो रहे हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं। और प्रोपेगेशन ऑफ द वेव, मतलब वेव जो चल रही है वो चल रही है बेटा एक्स एक्सिस में, जैसे यहाँ से मूवमेंट होते होते ऐसे चल रही है। तो वेव किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, एक्स डायरेक्शन में। और ऑसिलेशंस एक वाई डायरेक्शन में हो गए और एक जेड डायरेक्शन में हो गए। इसका मतलब ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। ठीक है, नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। वेव की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज स्टडी करने के लिए हमें एक सिंपल वेव कंसिडर कर लेना है। अब वो जो 90 डिग्री वाले जो बने हुए थे उनको अपन क्या ले रहे हैं, एक सिंपल वेव की फॉर्म में ले लेते हैं, इस तरह से कि ये एक सिंपल वेव है। इस वेव के लिए हम क्या क्या चीजें डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कोई भी मटेरियल है, मान लो आपके सामने रखा हुआ है कोई सब्सटेंस, तो उसकी प्रॉपर्टीज, मतलब उसका डेंसिटी कितना है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, ये सारी चीजें इसकी क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है। ऐसे ही बेटा ये वेव है, तो इस वेव के लिए भी कुछ चीजें अपन डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो, इस वेव का ये जो हाईएस्ट पीक है इसको अपन क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। और ऐसे जाते जाते जो डिप आएगा इसका, ये इसको बोलते हैं ट्रफ। फिर ऐसे जाएगा, तो ये यहाँ से यहाँ लेकर ये, इसको बोलते हैं कंप्लीट वन वेव। ये दिमाग में रखना है, एक वेव क्या होती है, ये पूरी। अब तुमसे कोई पूछे हाफ वेव क्या होती है, तो यहाँ तक हाफ वेव हो गई। कोई पूछे कि हाफ का भी हाफ, वन फोर्थ क्या होती है, यहाँ तक हो गई। तो वन फोर्थ, फिर वन फोर्थ, फिर अगला वन फोर्थ, फिर अगला वन फोर्थ, यहाँ तक कंप्लीट वन वेव हो जाती है। फिर यहाँ चले तो 1.5, फिर यहाँ चले तो 2। इस तरह से ये नंबर ऑफ वेव्स बनती जाती है। तो क्रेस्ट, ट्रफ, बीच में क्या आ गया, नोड, और ये इधर जो होता है उसको अपन बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ये है एम्पलीट्यूड ए। चलो, तो देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो है वेव लेंथ। नाम से ही पता चल रहा है, वेव लेंथ, लेंथ ऑफ वन वेव, एक वेव की लेंथ। ये यहां से लेकर यहां तक गए तो ये पूरी ये लेंथ आ गई है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। या तो ऐसे बोल दो बेटा, ये ऐसे बोल दो, कंजिक्यूटिव क्रेस्ट, यहां से स्टार्ट करो और ऐसे चलते 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 यहाँ आ जाओ। बताओ कितनी वेव हो गई टोटल, वन वेव ही तो हुई ये भी। ये वन फोर्थ, फिर हाफ, और फिर वन फोर्थ। तो एक क्रेस्ट से लेकर अगले क्रेस्ट तक कंप्लीट वन वेव हो जाती है। तो उनके बीच की डिस्टेंस को अपन क्या बोल देते हैं, वेवलेंथ। और वेवलेंथ के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं, लैम्डा। तो बार बार वेवलेंथ लाभ बोल के अपन लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो डेफिनेशन नोट कर सकते हैं, इट इज द लेंथ ऑफ वन वेव, और इट इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंजिक्यूटिव क्रेस्ट्स और ट्रफ्स। ठीक है, अब आपको पता है बेटा ये डिस्टेंस है, तो इसका मेजरमेंट किस में करेंगे, मीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर। जब बहुत छोटी होती है तो अपन एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर यूज कर लेते हैं, बड़ी होती है तो मीटर, और बड़ी होती है तो किलोमीटर। तो इनमें आपस में इंटर कन्वर्जन वेरी क्लियर होना चाहिए। जैसे 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, 10⁻⁻2 मीटर। सिमिलरली 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर, मतलब बहुत कम मीटर है। देखो ये 10⁻⁻10 मीटर, इट इज नॉट 1 मीटर, इट इज नॉट 0.1 मीटर,
10 to the power -10 मीटर, एक बार इमेजिन करोगे तो ये कितनी छोटी लेंथ होती होगी। तो बार बार 10 to the power -10, 10 to the power -10 ना लिखकर हम उसे क्या लिख देते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम। तो चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए अपन डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स यूज करते हैं। सिमिलरली 10 to the power -12 मीटर को हम पिकोमीटर लिख सकते हैं, 1 पिकोमीटर। अब आ गया 2 × 10 to the power -12, तो कितना पिकोमीटर हो गया, 2 पिकोमीटर हो गया। इस तरह से अपन इसको लिख सकते हैं। FM फेमटोमीटर, NM नैनोमीटर। तो ये बेटा याद होने चाहिए आपको, मीटर और अदर यूनिट्स का कनेक्शन। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालीजिए, फ्रीक्वेंसी। बहुत ही कॉमन वर्ड है, अपन नॉर्मल बोलचाल में भी यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी कि कितनी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ से समझो बेटा, मान लो कि ये कोई पॉइंट है और इसके चारों तरफ आपको चक्कर लगाना है ऐसे, ये तो 1 सेकंड में आप कितने चक्कर लगा रहे हो, उनको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। मान लो कोई स्टूडेंट 1 सेकंड में 4 चक्कर लगा रहा है और कोई 1 सेकंड में 6 चक्कर लगा रहा है, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 6 वाले की। तो ये 4 और 6 ही फ्रीक्वेंसी है। और कोई 2 सेकंड में 10 चक्कर लगा रहा है, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, इस 2 वाले की? नहीं बेटा, ऐसे तो टाइम बढ़ता जाएगा तो बढ़ता जाएगा, इसलिए अपन बोल रहे हैं यूनिट टाइम में कितने चक्कर लगा रहा है। तो 2 सेकंड में 10 लगा रहा है, तो 1 सेकंड के हिसाब से तो 5 ही है ना इसके चक्कर। ये तो कोई कितने टाइम में कितने भी चक्कर लगाए, यूनिट टाइम में जो चक्करों के नंबर आएगा उसको अपन बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो वेव भी तो चक्कर ही लगा रही है, यहां से यहां तक 1 साइकिल होता है ये। तो इस तरह से कितने साइकिल हो जाए, ये वेव कितने साइकिल कर रही है इस तरह से 1 सेकंड में, उसको बोलते हैं अपन फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो इट इज द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय द वेव इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट कर रही है। अभी किसकी फ्रीक्वेंसी दे दी, मान लो बेटा 50। इसका मतलब यह है कि 1 सेकंड में ये यहां से यहां 50 टाइम्स निकल गई होगी, 50 वेव क्रॉस कर गई होगी। तो इट इज द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय द वेव इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी होती है। यूनिट साइकिल पर सेकंड, या फिर सेकंड इनवर्स बोल दो, या फिर हर्ट्ज बोल दो, एक ही बात है, सेकंड इनवर्स और हर्ट्ज। तो मान लो कोई 20 चक्कर पर सेकंड लगा रहा है, तो 20 साइकिल पर सेकंड ऐसे लिख दो, या 20 सेकंड इनवर्स लिख दो, या 20 हर्ट्ज लिख दो, एक ही बात है। चलिए नेक्स्ट थर्ड आ रहा है टाइम पीरियड। नाम से पता चल रहा है टाइम पीरियड मतलब टाइम, कौन सा टाइम जो एक चक्कर कंप्लीट करने में यूज कर रहे हैं। तो इट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेकेंड, आवर, मिनट। और अब तुम अच्छी तरह जानते हो कि जो न्यू था फ्रीक्वेंसी थी, उसकी यूनिट क्या रही थी, सेकेंड इनवर्स, और इसकी यूनिट क्या है, सेकेंड। तो कैसे अपन फाइंड कर सकते हैं, 1/t इज नथिंग बट न्यू। तो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का इनवर्स होता है। तो t इज इक्वल्स टू, चाहे ऐसे लिख दो, एक ही बात है, t इज इक्वल्स टू 1/न्यू। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट अ साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड, और 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहे हैं वो होती है फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट आ रहा है एम्पलीट्यूड। इट इज द हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रॉफ। ये देखिए बेटा, ये जो हाइट है, ये इस हाइट को अपन क्या बोल रहे हैं, एम्पलीट्यूड। अगर किसी के ऐसे आ रहा है तो एम्पलीट्यूड ज्यादा आ गया, कोई वेव ऐसे जा रही है तो एम्पलीट्यूड कम आ गया। तो तुम जानते हो ना, वेव ऐसे भी जा सकती है, वेव ऐसे भी हो सकती है। तो ये कम एम्पलीट्यूड वाली है, ये ज्यादा एम्पलीट्यूड वाली है। गॉट इट। चलिए इसके बाद आता है वेव नंबर। नाम से पता चल रहा है नंबर ऑफ वेव्स, कि कितनी वेव प्रेजेंट है किसमें, यूनिट डिस्टेंस में। आपने एक यूनिट डिस्टेंस सेलेक्ट कर ली कि मान लो ये मेरे लिए 1 सेंटीमीटर है, तो इस 1 सेंटीमीटर में नंबर ऑफ वेव्स बनेगी नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी। जैसे ये देखो, यहां से यहां तक एक वेव, फिर ये होगी दूसरी वेव, तो 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव आ गई, 2। इसी 2 को बोलते हैं वेव नंबर। तो व्हाट इज वेव नंबर, नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म्ड इन 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस। अगर मान लो कोई दूसरी वेव है वो ऐसे बनी हुई है, तो इसमें कितनी वेव आ रही है, 1, 2, 3 एंड 4।
दैट्स वाई वेव नंबर ऑफ दिस वेव इज 4 एंड वेव नंबर ऑफ दिस वेव इज 2। अब मुझे बताओ, वेव जितनी छोटी बनेगी उतने ही नंबर ज्यादा आएंगे कि नहीं आएंगे? छोटी बनने का मतलब लैम्डा तो हो गया कम और वेव नंबर हो गया ज्यादा। तो वेव नंबर लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए? यही पिक्चर खुद बता रही है तुम्हें कि जितनी बड़ी वेव बनाओगे नंबर उतना ही कम आएगा, जितनी छोटी वेवलेंथ रहेगी नंबर उतना ही ज्यादा आएगा। क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि वेव नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा? और वेव नंबर को इंडिकेट करने के लिए पढ़ते हैं न्यू बार। न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी, उसके ऊपर लाइन लगा देंगे तो ये बन जाएगा वेव नंबर। चलिए, फोर्थ प्रॉपर्टी आ रही है वेलोसिटी। वेलोसिटी को नॉर्मली v बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे अपन c बोल रहे हैं। तो इट इज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन द यूनिट टाइम। वही फिजिक्स वाली है बेटा कि यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस चल रही है वेव। और ये लाइट की वेलोसिटी है, मतलब जो लाइट होती है ना, सनलाइट हुई, ट्यूबलाइट हुई, जिनको नॉर्मली आप लाइट बोलते हो, वो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल विद अ फिक्स्ड स्पीड कॉल्ड स्पीड ऑफ द लाइट। और वैक्यूम में इनकी स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये हाईएस्ट पॉसिबल स्पीड है अब तक, इससे ज्यादा स्पीड किसी चीज की नहीं हो सकती। तो हाईएस्ट पॉसिबल स्पीड किसकी होती है? लाइट की होती है। कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकंड में वो इतना मीटर चलती है। तो सनलाइट को अर्थ तक आने में कितना टाइम लगता है ये फाइंड कर सकते? नहीं कर सकते? जैसे ये सन है, ये अर्थ है, इनके बीच की डिस्टेंस d दे दे, तो क्या तुम यहां आने में जो टाइम लगेगा वो फाइंड कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। c इज इक्वल्स टू क्या होगा? d/t। तुम्हें लाना है t, तो t को इधर ले जाओ, c को इधर ले जाओ, तो d/c करके आप ये बता सकते हो कि सन से यहां तक लाइट को आने में कितना टाइम लगता है। चलो, रिलेशन बिटवीन c, लैम्डा एंड न्यू। स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है? इस रिलेशन को याद रखना बहुत ही इजी है यूनिट से। देखो, सी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। लैम्डा मीटर में होगा, डिस्टेंस है ना, और फ्रीक्वेंसी सेकंड इनवर्स में होगी। इन तीनों में क्या रिलेशन है तुम खुद समझ लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा? मीटर इंटू सेकंड इनवर्स गिव्स मीटर सेकंड इनवर्स। इसका मतलब क्या हुआ? लैम्डा और न्यू को मल्टीप्लाई कर दें तो सी आ जाएगा। ये बन गया फॉर्मूला। तो वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी गिव्स सी, जो फिक्स वैल्यू है। तो मुझे बताओ, लैम्डा को बढ़ा दें तो सी बढ़ जाएगा क्या? नहीं, सी तो फिक्स है। तो लैम्डा को बढ़ाने से सी फिक्स है, तो फिर न्यू को क्या होना पड़ेगा बेटा? कम होना पड़ेगा, तभी तो बराबर आएगा। जैसे 2 × 5 = 10 है। अब तुम 2 को बढ़ा दो तो 5 को कम होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा? मान लो 2 को तुमने 5 बना दिया तो 5 को 2 होना पड़ेगा, क्योंकि आना तो 10 ही है। तो इसको बढ़ा देंगे तो ये घटेगा। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा? फॉर्मूले से भी देख लो बेटा, अगर मैं न्यू इक्वल्स टू लिखूंगा तो c/λ हो जाएगा ये। और c फिक्स है, फिक्स का मतलब कांस्टेंट है। तो तुम खुद बताओ, लैम्डा बढ़ेगा तो न्यू घटेगा, डिनोमिनेटर में बेटा ये। तो न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ये हमारी खोपड़ी में सेट रहना चाहिए कि अगर कोई भी वेव की लेंथ बड़ी है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? कम रहेगी। चलिए, एग्जांपल देखिए, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हैविंग 400 नैनोमीटर वेवलेंथ। आपको वेवलेंथ दे रखी है, फ्रीक्वेंसी लानी है, एक ही फॉर्मूला होता है c/λ। यूनिट्स का ध्यान रखना है बेटा, ये मीटर पर सेकंड है तो ये मीटर में ही लेना पड़ेगा। तो 400 नैनोमीटर नहीं चलेगा, उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो नैनोमीटर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 10⁻⁹ मीटर लिख सकता हूँ। सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया। इसको आप हर्ट्ज बोल सकते हो, सेकंड इनवर्स बोल सकते हो, आपकी मर्जी है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। नेक्स्ट छोटी सी थ्योरी है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। क्वांटम वर्ड का मतलब अपन जानते हैं छोटे छोटे पैकेट्स। तो प्लांक जी क्या बोल रहे हैं उसको देख लेते हैं। एक्चुअल में इन्होंने एक्सप्लेन किया कि भाई जो लाइट होती है वो पार्टिकल नेचर रखती है। तो एक्सप्लेन पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। जो लाइट आप बात कर रहे थे कि ऐसे वेव्स होती है, अब प्लांक जी ये बोल रहे हैं कि वो जो लाइट है वो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में बाहर आती है। जैसे मान लो हमने पानी को गर्म करके रख दिया, थोड़ी देर के बाद वो ठंडा होगा, तो उसमें से एनर्जी बाहर आ रही है, अंदर जा रही है? बाहर आ रही है।
पानी को गर्म कर रहे हैं तो एनर्जी अंदर जा रही है। तो किसी भी सब्सटेंस से एनर्जी बाहर आए या अंदर जाए वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में होती है। मतलब एनर्जी ऐसे नहीं लगातार बाहर आती है, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में बाहर आती है। ये कौन कह रहे हैं? प्लांक साइंटिस्ट कह रहे हैं। तो यही प्लांक क्वांटम थ्योरी है। क्या? एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल स्मॉल एनर्जी पैकेट्स। छोटे छोटे बंडल निकल के आते हैं, जैसे बंदूक से गोलियां निकलती है ना, ऐसे एनर्जी भी छोटे छोटे गोलियों की फॉर्म में निकलती है। और उन गोलियों को क्या बोलते हैं? क्वांटा, क्वांटम या फिर फोटोन। एक ही बात समझो आप इसको। तो किसी मैटर से क्वांटा बाहर आ रहे हैं तो उसकी एनर्जी क्या हो रही है? कम हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी तो बाहर निकल गई उसकी क्वांटा की फॉर्म में। तो हम किसी सब्सटेंस को एनर्जी किसकी फॉर्म में दे सकते हैं? क्वांटा, क्वांटम और फोटोन की फॉर्म में दे सकते हैं। तो स्टेटमेंट क्या आ गया? एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स। दीज एनर्जी पैकेट्स आर कॉल्ड क्वांटा और फोटोन। अच्छा, अब जो वो फोटोन बना है, एनर्जी ऑफ द फोटोन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। जो फोटोन है वो तो वेव ही है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी, उसके लैम्डा भी होगा, सी भी होगा, सारी प्रॉपर्टीज जो अपन ने ऊपर पढ़ी है वो होनी है। तो एक नॉर्मल कॉमन सेंस से अपन इस बात को ध्यान रख सकते हैं कि आपको किसी मैटर के चारों तरफ चक्कर लगाना है। अगर आपके अंदर बढ़िया ताकत है तो बताओ आप ज्यादा चक्कर लगाओगे या कम लगाओगे? यूनिट टाइम में ज्यादा चक्कर लगाएंगे। तो अगर एनर्जी ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी। और अगर कोई बिल्कुल ही मरा हुआ है तो वो क्या चक्कर लगाएगा? मरा हुआ होने का मतलब एनर्जी बिल्कुल कम है उसकी, तो चक्कर ही नहीं लगा पाएगा, वो बहुत ही कम चक्कर लगाएगा। तो एनर्जी का डायरेक्ट लिंक किससे है? फ्रीक्वेंसी से है। ये किसने कहा? प्लांक ने। तो अकॉर्डिंग टू प्लांक, एनर्जी ऑफ द फोटोन, जो पैकेट था उस पैकेट की एनर्जी अब कितनी होगी? वो उसकी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी, ग्रेटर विल बी द एनर्जी। ये स्टेटमेंट आपको याद रहना चाहिए। तो किसी भी फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो जितनी ज्यादा एनर्जी देंगे उतनी ज्यादा साइकिल्स कंप्लीट करेगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो आई थिंक वेरी क्लियर होगा कि फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसका मतलब उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। और प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो क्या आ जाता है? कांस्टेंट आ जाता है। और वो कांस्टेंट एच है यहाँ पे। नॉर्मली हम क्या यूज करते हैं? के। लेकिन यहाँ यूज कर रहे हैं एच। एच को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ये उन्होंने फाइंड की है। ये हमें याद रखनी है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, तो ये वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। अब बताओ, अगर मैं तुम्हें फ्रीक्वेंसी दे दूं तो तुम एनर्जी फाइंड कर लोगे? आराम से मल्टीप्लाई करना है दोनों को। अच्छा, इसको लैम्डा दे दे तो न्यू को अपन क्या लिख सकते थे? सी बाई लैम्डा। अब एच फिक्स है, सी फिक्स है, तो फिक्स अपॉन लैम्डा बोल सकते हैं। तो लैम्डा की उल्टी चलेगी एनर्जी, वो तो है ही। 1/λ को क्या लिख सकते हैं? न्यू बार। तो एच एज इट इज, सी एज इट इज, और 1/λ को मैंने लिख दिया न्यू बार। तो लेमडा के हिसाब से देखें तो एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यूनिट्स की बात करें बेटा तो एच होगा जूल सेकंड में, ऐसा यूनिट्स लो। स्पीड मीटर पर सेकंड में, और लेमडा मीटर में। तो ये सारे ऐसा यूनिट्स यूज करोगे तो एनर्जी की भी ऐसा यूनिट आएगी, जूल। अगर एच और सी को मल्टीप्लाई करके अपन फिक्स वैल्यू निकाल लें तो वो वैल्यू आती है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में। तो ये उसी फॉर्मूले को हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया ताकि इजी हो जाए हमारे लिए, बार बार एच और सी को मल्टीप्लाई ना करना पड़े। तो ये ऑलमोस्ट है, अप्रोक्सीमेट है। 12420 भी ले लेते हैं बट कैलकुलेशन इजी रहेगी। तो 12400 डिवाइडेड बाय लेमडा क्या देगा हमें? एनर्जी ऑफ फोटोन देगा। बट यूनिट यहाँ फिक्स है बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा और ये एंगस्ट्रॉम में रहेगा, तब जाके ये फॉर्मूला वैलिड है। तो इसको यूनिट के साथ कनेक्ट करना है। lambda must be in angstrom, then we get ep in electron volt। और अगर नैनोमीटर में है तो एक जीरो हटा दो, यहाँ पे नैनोमीटर में रख दो। ये फॉर्मूले हो गए हमारे पास दो। तो अब तक जो पढ़ा उसके दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए। एक तो हो गया बेटा लैम्डा इंटू न्यू इक्वल्स टू सी, और दूसरा हो गया एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू एच इंटू न्यू। बस पूरा प्रोग्राम इन दोनों फॉर्मूलों के आसपास ही चलने वाला है। एग्जाम्पल देखिए, वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन इज 3.1 एंगस्ट्रॉम, फाइंड एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन। तो बेटा 1 मोल फोटोन की एनर्जी के लिए पहले एक फोटोन की एनर्जी तो लाएं, और एक फोटोन की एनर्जी क्या आएगी? 12400 डिवाइडेड बाय 3.1।
एंगस्ट्रॉम में है तो ये आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, डिवाइड किया तो आ गया बेटा 4000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन। हमें कितने फोटोन की एनर्जी लानी है? 1 मोल फोटोन्स, मतलब Na फोटोन्स। तो बेटा एक फोटोन की एनर्जी इतनी है, तो 2 की कितनी होगी? ट्वाइस। 3 की कितनी होगी? 3 टाइम्स। 10 की कितनी होगी? 10 टाइम्स। तो 1 मोल की कितनी होगी? एवोगैड्रो नंबर के पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, Na टाइम्स होगा। चलो दूसरा था फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन लाना है, तो C बाय लैम्डा कर लो, ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। 10 टू द पावर 18 चक्कर लगाएगा बेटा एक सेकंड में, ये एक बोलते ही इतनी साइकिल कंप्लीट कर लेगा। चलिए सिमिलरली मान लेते हैं कि n फोटोन इमिट हो रहे हैं किसी सब्सटेंस से। ये कोई सब्सटेंस है और इस सब्सटेंस से कितने फोटोन बाहर आ रहे हैं? n फोटोन। तो बताओ टोटल कितनी एनर्जी बाहर आ रही है? टोटल कितनी एनर्जी बाहर आ रही है? एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है? ईपी होती है। कितने फोटोन निकल रहे हैं? एन। तो बताओ एन टाइम्स ऑफ ईपी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो यही यहाँ पे लिखा हुआ बेटा, इफ एन फोटोन्स इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड देन टोटल एनर्जी एन टाइम्स ऑफ ईपी। एक फोटोन की एनर्जी ईपी, जितने फोटोन आ रहे हैं उतने से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। अब तुम्हें लाना नंबर ऑफ फोटोन्स, तो टोटल एनर्जी को ईपी से डिवाइड कर दो। मान लो बेटा एक फोटोन की एनर्जी है 5 जूल और टोटल 20 जूल बाहर आ रही है, तो कितने फोटोन बाहर आ रहे हैं? 4 फोटोन बाहर आ रहे होंगे, सीधी सी बात है। नेक्स्ट पावर। पावर ये वही है जो 9th-10th में आप लोगों ने पढ़ा है, एनर्जी पर सेकेंड। तो E बाई टी डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, जूल पर सेकेंड, इसकी यूनिट होती है वॉट। तो फाइंड एनर्जी इमिटेड बाय द 100 वॉट बल्ब इन 30 मिनट। तो इसमें सीधा हिसाब है यार, P दे रखा है, T दे रखा है, E लाना है, P इंटू टी, ये आंसर हो गया हमारा। इस तरह से हम आराम से इनको बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जैसे अगर फाइंड नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड इन 20 मिनट फ्रॉम द 200 वॉट बल्ब इफ लैम्डा ऑफ द फोटोन इज दिस। तुम्हें क्या फाइंड करना है? फोटोन्स फाइंड करने हैं। तो इसके लिए तुम्हारे पास एक ही जुगाड़ है, एक फोटोन की एनर्जी होनी चाहिए और टोटल एनर्जी होनी चाहिए, दोनों को डिवाइड कर दो आ जाएगा। तो नंबर ऑफ फोटोन के लिए आपको दो चीजें लानी है, तो हर फोटोन की एनर्जी पहले कैलकुलेट करो आराम से। लैम्डा दे रखा है तो यू शुड फाइंड ईपी, ये देखिए यहाँ पे ईपी आ गया। टोटल एनर्जी लानी है तो पी इंटू टी कर लो, टी मस्ट बी इन सेकेंड, कन्वर्ट करके करना पड़ेगा। तो टोटल एनर्जी आ गई, एक फोटोन की एनर्जी आ गई, दोनों को डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ फोटोन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन क्वांटा इज एब्जॉर्ब्ड पर मॉलिक्यूल फॉर Cl2, मतलब एक Cl2 मॉलिक्यूल एक फोटोन एब्जॉर्ब करता है और उसकी लैम्डा दे रखी है इतनी। देन फाइंड एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट 5 मोल्स ऑफ Cl2। तो 5 मोल Cl2 को स्प्लिट करना है तो कितने फोटोन चाहिए बच्चों? 5 मोल फोटोन चाहिए। 5 मोल फोटोन का मतलब 5 टाइम्स ऑफ Na फोटोन्स। तो एनर्जी कैलकुलेट करनी है आपको। तो एक फोटोन की एनर्जी आपके पास ये आ गई, Na से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगी, जूल में कन्वर्ट करोगे तो ऐसा आ जाएगा। ये डायरेक्ट देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपको किलो कैलोरी पर मोल में करना है तो ऐसे कर सकते हो, 23 टाइम्स कर दो, 96.5 टाइम्स कर दोगे तो किलो जूल पर मोल में आ जाएगा डायरेक्ट। जैसे ऐसे दे दिया बेटा कि एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड एनर्जी ऑफ 2 मोल फोटोन्स इन किलो जूल। तो आप क्या करोगे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को सीधे इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा पर मोल के लिए, फिर तुम्हें 2 मोल के लिए लाना तो उसका डबल कर दो, मतलब इसका भी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। चलो बच्चों, आज का काम इतना ही है, बढ़िया से रिवीजन करना है, नोट्स बनाने हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डिस्कस करोगे। ओके, गुड बाय।